पाकिस्तान को सपने में भी नहीं हुआ होगा बोध ऐसा। हिंद इस बार लेगा प्रतिशोध जैसा। प्रतिशोध लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आज बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत होने वाली है। मेजर गौरव आर्या इस बातचीत में मेरा साथ देने वाले हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के डीजीपी रहे विक्रम सिंह साहब मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो यह कि ताबड़तोड़ बैठकें आज पूरे दिन देश के प्रधानमंत्री ने की हैं। ये बैठकें ये आसार दे रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या कोई है जिसको दिखाई दे रहा है? अगर बहुत स्पष्ट नहीं तो इतना स्पष्ट जरूर कि आपको और हमको समझ में आ सके कि वो बड़ा क्या होगा, कैसा होगा। ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में दुष्प्रचार बहुत सारे चल रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने अपना जंगी बेड़ा जो आगे अरब सागर में बढ़ाया था उसको वापस कर्नाटक में कारवार ले जाकर लगाना पड़ गया क्योंकि हमने यहां से अपनी शिप तैनात कर दी। इस तरह की खाम ख्यालियां, क्या क्या खाम ख्यालियां। इसके बीच में ये भी कि बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान की जो पोस्ट है उसको वो खाली कर रहे हैं, अपने झंडे वहां से हटा रहे हैं। क्या चल रहा है उस तरफ वो आपको बताएंगे। और भारत से बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की जो छुट्टी की जा रही है, क्या ये सही समय में सही कदम है, देर आयत दुरुस्त आयत है या टू लेट टू लिटिल है? आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये अहम खबर देखिए, ये अहम खबर, इसके साथ शुरुआत करेंगे। पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारी पूरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने की बैक टू बैक 4 बैठकें। सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। 11:15 बजे कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब कैबिनेट की बैठक और 11:40 पर इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक के बाद एक ब्रीफिंग भी। और अभी भी अपने दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण बैठक ली है ऑफिसर्स के साथ और उसमें भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये बैठकें पूरे दिन चली हैं। ये बैठकें क्या बता रही हैं? ये बैठकें लगातार हो रही हैं। क्यों हो रही हैं इतनी बैठकें? ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। गौरव आपके साथ शुरुआत। जी दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो कहते हैं कि होल ऑफ नेशन अप्रोच, यानी कि जब लड़ती है तो फिर पूरी जिसको कहते हैं देश लड़ता है, सिर्फ फौज नहीं लड़ती। तो इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सारे के सारे को आप लेते हैं अपने कॉन्फिडेंस में और फिर जो आदेश प्रधानमंत्री जी ने पास करने हैं वो तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में पास हो चुके हैं और उसमें एक बहुत सबसे बड़ा जो फैसला लिया है कि टैक्टिकल और ऑपरेशनल फ्री हैंड है। आपको जैसे सिचुएशन के साथ डील करना है आप वैसे सिचुएशन के साथ डील करिए। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, सीडीएस, एक एक के बाद सब लोग वहां पे थे और सबको बोला गया था कि अब आपको हम सौंप रहे हैं, आप डिसीजन लीजिए, जहां ठोकना है पाकिस्तान को वहां। ये जो पहले हुआ मसलन 65 में हुआ, 71 में हुआ, करगिल के समय में हुआ, बैठकों के हिसाब से इस बार क्या यूनिक लग रहा है? देखिए, मैं कहीं और भी डिस्कस कर रहा था, मित्रों के साथ बैठा हुआ था कि मैंने इतनी जल्दी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की 2 मीटिंग नहीं देखी इतनी जल्दी। पहली मीटिंग में उन्होंने जायजा लिया कि हुआ क्या है, आप बताइए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। आपके रेडियो इंटरसेप्ट होंगे, आपके सैटेलाइट फोन इंटरसेप्ट होंगे, आपकी ड्रोन की फुटेज होगी, आपकी इंटेलिजेंस की खबरें होंगी। वहां पे डोवाल साहब यही ब्रीफ कर रहे हैं उनको कि सर ये पूरा हुआ है। आर्मी चीफ ने बताया साहब ये हुआ है और ये सब लोग वहीं पे थे। जैसे आर्मी चीफ वगैरह अगर अगले कमरे में है, यहां पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये ब्रीफिंग चल रही थी कि साहब ये हुआ है। उसके बाद दूसरी मीटिंग में ये निर्देश पास कर दिए गए कि आपको फ्री हैंड है, ये डिसीजन है आपका, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, अब उसको इंप्लीमेंट करना। कि हम एज अ लेमैन तो ये समझते हैं कि हिंद की फौज के हाथ हमेशा खुले होते हैं कि वो दुश्मन की कॉलर पकड़कर हिसाब ले सके। फ्री हैंड दिए जाने का इसका अनाउंसमेंट का मतलब क्या है वो भी आज जरा समझेंगे। श्रीवास्तव सर आपके पास आने वाला हूं। ये खबर देख लीजिए पहले। पीएम मोदी की 1 घंटे 4 मीटिंग। हिल गया पाकिस्तान। अमित शाह, राजनाथ और डोवाल के साथ निर्णायक मंथन। सीसीएस में निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर भी रहे मौजूद। ये मीटिंग्स और हर एक मीटिंग को खुर्दबीनी से, उधर से सूक्ष्मदर्शी भी लेके, दूरदर्शी भी लेके, जो दर्शी हो सकते हैं पाकिस्तान देख रहा है। पता नहीं कितना देख रहा है कि नहीं, वैसे उसको मुझको लगता है सभी तरह के दृष्टि दोष भी हैं। लेकिन सर ये हमेशा ही हाथ खुले होते हैं? फौज के हाथ बंधे कब होते हैं? दिनेश, फौज के हाथ बंधे नहीं होते हैं लेकिन पॉलिटिकल विल के अलावा, पॉलिटिकल अथॉरिटी के अलावा हम लोग तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। मुनीर तो है नहीं, मौलाना मुनीर कि आपने बोला और दहशतगर्दी कर दी। तो जहां पर प्रोफेशनल आर्मी होती है वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है डेमोक्रेटिक कंट्री का वो आदेश देता है। उसने आदेश दिया पहला लेवल का, आप फ्री हैं, जो आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, आप पूरा करिए। अब आप पूछेंगे दर्शकों को
बताने के लिए कि टारगेट्स क्या आप चूज करेंगे। मैं आपको बता दूं, टारगेट फोल्डर्स हमेशा तैयार रहते हैं। एक ये कंटिन्यूअस एक वो है कि हमारे टारगेट्स कौन से हैं, मिलिट्री टारगेट्स कौन से हैं, हमारे इंडस्ट्रियल टारगेट्स कौन से हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल टारगेट्स कौन से हैं, हमारे ऐसे कौन से टारगेट, उनकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन एक डायनेमिक्स ऑफ टारगेट्स होती है। कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा चल रहा है, हम कैसे उसको ईव्सड्रॉप करेंगे, सैटेलाइट एसेट्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इन सब को फ्यूज करके जो हमारी प्लानिंग बनती है उसको आधारशिला मिली है ये हमारे प्रधानमंत्री के आदेश से। अब आप देखिएगा जो भी प्रतिशोध होगा वो जो कहते हैं अकल्पनीय होगा और घातक होगा, और उसमें आतंक की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, आतंक को समाप्त करने का ऐलान होगा। अब जो प्रतिशोध होगा उसमें आतंक को अब तक बहुत सारी चपेटें पड़ी हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ही काट दी जाएगी। क्या ये पूरे तौर पर मुमकिन है, या ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होगा? अगर होता है तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए ये भी। लेकिन एक साथ ये जो गौरव कह रहे हैं कि हफ्ते भर के अंदर अंदर आपको 2 सीसीएस देखने को मिली, ऐसा अनयूजुअल है। ये जब ब्रीफिंग हुई होगी कैबिनेट की जी, पाकिस्तान लगातार देख रहा है जी, क्या उसको ये लगा होगा शुक्र है कोई बड़ा फैसला नहीं सामने बताया गया, या वो सोच रहा होगा नहीं बताया गया है और ऐसा नहीं दिखाई देने वाला थप्पड़ ज्यादा जोर से पड़ता है? देखिए, पाकिस्तान का अगर आप नेचर समझेंगे, वो बड़बोले लोग हैं, वो बहुत बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लकड़ियां नहीं मिलेंगी अंतिम संस्कार के लिए, इतने हिंदू मार देंगे, 170 न्यूक्लियर बम मार देंगे, वो सारी की सारी बातें करते हैं। वो करने में कमजोर कौम है, वो बोलने में बड़ी तेज कौम है। अच्छा, लेकिन उनको भारत का पता है कि जब भारत को करना होता है ना दिनेश, भारत करके फिर बताता है कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, बालाकोट में आग लगानी थी, लगा दी, काम खत्म हो गया। अचानक अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि आज से 370 पैसे से गया। नोबडी न्यू अबाउट इट। किसको पता था कि ऐसा होने वाला है? हो गया, वो तो कर दिया उन्होंने एक साथ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो फैसले होने थे रण के, वो फैसले लिए जा चुके हैं। अब ये पब्लिकली डिक्लेयर नहीं होंगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा, आज भी पूछा, और अभी 20-25 मिनट पहले फोन आ रहे हैं कि मेजर साहब ऐसा कुछ तो डिक्लेयर नहीं करा सरकार ने, अब लड़ाई कैसे होगी? हम तो ये सोच रहे थे कि सरकार बड़ी घोषणा से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई से होती है, लड़ने से होती है। वो काम शुरू हो गया है, आप खुद अपने सामने देखेंगे। ये जो है ना, ये एंटी क्लाइमैक्स जो आपको फील हुआ है कि भाई ये इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, अश्विनी वैष्णव। आपको क्या लगता है 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम देख रही होगी टीवी कि अब क्या बोलेंगे ये, अब क्या बोलेंगे, अब क्या? क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला होना है, हमारी नहीं, और उनकी किस्मत का फैसला हम लोग कर चुके हैं। उनकी किस्मत का फैसला हो गया है, कुंडली लिखी जा चुकी है, बांची भी जाएगी। इधर पंडित जी बांचेंगे, जरा ध्यान से सीमा पार देखिएगा उस समय क्या हलचल होती है। लेकिन हमले के डर से पाकिस्तान में दहशत। शहबाज ने आतंकवादियों को बंकर में छिपाया। आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर अंडरग्राउंड। शहबाज ने दोनों को अज्ञात लोकेशन पर भेजा। पहले जेल बदली गई और अब बताया जा रहा है कि अज्ञात लोकेशन पर भेज दिया गया। आतंकवादियों की बार बार लोकेशन चेंज की जा रही है। मुझे लगता है मेजर, आप लगातार ये कह रहे हैं जी कि उनको मारने से कुछ नहीं होगा, जाके असीम मुनीर को पकड़ो जी, और ये बार बार उनकी लोकेशन बदल बदल कर ये दिखा रहे हैं नहीं नहीं इन्हीं को पकड़ना, इन्हीं को मारना, भाई उसको छोड़ देना। मुझको लग रहा है ये वही करने में लगे हुए हैं। ये इनके एक्चुअली जैसे कि हर एक फौज की रेजिमेंट होती है ना, ये लश्कर तैयबा भी इस पाकिस्तानी आर्मी की एक रेजिमेंट है, वैसे ही है। उनको इतनी ही इज्जत मिलती है। वो पूरे पाकिस्तानी आर्मी के एसेट्स यूज करता है, हाफिज सईद उनका हेलीकॉप्टर यूज करता है, उनके ऑफिसर मैसेज यूज करता है, सारा कुछ वो एनमेज्ड है पाकिस्तान आर्मी में। अब जो आपने बात बोली कि भाई ये जो हाफिज सईद है, इसको यहां पे छुपाया, वहां पे छुपाया, इस पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ने इसको 35 साल जेल की सजा दी थी। आपको भी पता है, आतंकवाद के किस्से में इसको बोला था 35 साल जेल। ये दुनिया भर में दंदनाता फिरता है और दुनिया भर में स्पीचेस देता है। एक हफ्ता पहले इसने स्पीच दी है, 2 दिन बाद पहलगाम के, कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम जिहाद लड़ेंगे। तो ये सब होता रहता है पाकिस्तान में, ये उनका दिखावे का मामला है। लेकिन ये सवाल यह आसिम मुनीर का है, असीम मुनीर कहां है वो, और क्यों उसके जो सैनिक हैं वो न सिर्फ अपनी पोस्ट खाली कर रहे हैं, बताया जा रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ कई जगह पोस्ट ऐसी जहां से वो नदारद हैं, अब सैनिक वहां से भाग गए, वो झंडा भी उतार ले गए। ये शुरू होने से पहले ये हाल है। बिल्कुल सही कहा दिनेश। आसिफ मुनीर आतंकवाद कर सकता है, सोए हुए या ऐसे जो हमारे जिस समय कोई असावधान है हमला कर सकता है सिविलियंस के ऊपर।
प्रोफेशनल लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि जहां उसकी बात शुरू हुई वो गायब हो गया। एक चीज मैं और कह रहा हूं आपसे, आपको शायद पता ही, लोगों को अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है, अपने जितने पैसे वैसे हैं उसको बाहर भेज रहा है। वो बाकी जनरल लोगों की तरह जो पाकिस्तान के हैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा है और छुप गया है। ये उनके बहुत बड़े असेट्स हैं जिनको वो बचा रहे हैं। सोच रहे हैं बाद में यही काम आएंगे। ये काम तब आएंगे जब हम छोड़ेंगे। कहां छुपोगे, कहां छुपोगे? और श्रीवास्तव सर के पास तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल आपके साथ डिस्कस करने के लिए है। वो न्यूक्लियर वाले थप्पड़ को लेकर कोई एक अहम बात करने वाले हैं, और विक्रम सिंह साहब आपको जो बताने वाले हैं यकीन जानिए वो हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले एडवाइजरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसका रिवैम्प किया जाना, ये क्या कहता है? जरा ये ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। ये ग्राफिक्स हम आपके सामने लगातार फ्लैश कर रहे हैं। ये देखिए, वहां पर चेयरमैन से लेकर ये टीम में बदलाव जो है, इसको आपने गौरव कैसे देख? जी देखिए, ये इसको रिवैम्प कराया और जोशी साहब क्या इसको वॉल पर आप डाल सकते हैं? प्लीज इसको अगर आप वॉल पर डालें तो मैं ये भी चाहूंगा कि गौरव आर्या वहां पर एक्सप्लेन कर सकें कि इसका मतलब क्या है और ये बदले जाने के मायने क्या है। लेकिन तब तक ये हुआ क्यों है, क्यों किया गया है? जी देखिए, मुझे लगता है तो गिव इट मोर टीथ, इसको और पावरफुल और पोटेंट बनाना। ये करती क्या है बॉडी? ये प्लानिंग करके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बताती है। दिस इज एसेंशियली अ प्लानिंग। आप इसको एक बहुत सुपर एलीट थिंक टैंक मानिए। ठीक है नहीं, आप मानिए कि सुपर एलीट थिंक टैंक है। अब जैसे इसमें लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये इनका काम क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस सिचुएशन का। नॉट ओनली स्वॉट एनालिसिस, ये आगे चल के क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा अगर हम ये एक्शन लेंगे, दुनिया भर में क्या हो रहा है। ये एक बड़ा क्लोजली हेल्ड इंटेलिजेंस। देखिए, उसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं आईपीएस, एक आईएफएस ऑफिसर है, एक आर्मी के ऑफिसर हैं, एक नेवी के हैं, एक एयरफोर्स के हैं, और जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह रिटायर्ड, जो पूना में थे पोस्टेड, सदर्न कमांड के हेड, और टॉप पे हैं फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ। ये देखिए साहब जी, प्लीज अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। ये आलोक जोशी साहब हैं, पूर्व चीफ हैं, ये रॉ के सेक्रेटरी रॉ, और ये एयर मार्शल PM सिन्हा, पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर। ये देखिए साहब, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर हैं। जी ठीक है जी। यहाँ पे आप देखिए, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, पूर्व कमांडेंट NWC गोवा, और ये दिस इज नेवल वॉर कॉलेज बाय द वे, NWC है। मैं बता दूं कि नेवल वॉर कॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वहां पे हैं। राजीव रंजन वर्मा, ये पूर्व IPS हैं। मनमोहन सिंह पूर्व IPS, और वेंकटेश वर्मा IFS, यानी कि फॉरेन सर्विस का, इंटरनेशनल अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पे देखिए, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड ओवर। देखिए, ये जब अपॉइंटमेंट आप चेयरमैन करते हैं ना आलोक जोशी साहब की, आप बेसिकली सबको ये कह रहे हैं कि ऑल दिस इज इंटेलिजेंस फोकस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस फोकस। अब ये क्योंकि इसमें IPS भी शामिल किए गए हैं। विक्रम सिंह सर, ये जो ब्रेन्स हैं, जिनको एलीट ब्रेन, हमारी सबसे एलीट एग्जामिनेशन को पास करने के बाद, इतने तजुर्बे के बाद जब ये लोग जुड़ते हैं, तो क्या ये ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा? क्या इस तरीके से चीजें प्लान और प्रिडिक्ट हो सकती हैं? दिनेश जी, IPS ऑफिसर जिनका चयन हुआ है, इनमें से सबको मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, और मैं कह सकता हूं कि इनकी व्यवसायिक दक्षता बहुत उच्च कोट की है, और इनका जो अनुभव है, इनकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी टू फोरसी, एंटिसिपेट, प्लान एंड एक्सिक्यूट, ये अभूतपूर्व है। तो ऐसे मौके पे जब आप पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, नेचुरली आपने जब बेस्ट टैलेंट को लिया, सबसे अच्छी प्रतिभा का आपने चयन किया है, इसका मतलब आपने स्वॉट की बात की थी। स्वॉट तो बहुत पीछे चला गया। ये एंटिसिपेट, प्रिडिक्ट एंड ऑल्सो की दुश्मन के तर्कस में कितने तीर हैं, इससे पहले कि वो कुछ सोचेगा, इनके पास उसका समाधान पहले रहता है। ये इनको दिखाई देता है, वहां ये पारदर्शी तरीके से देख पाते हैं, जहां एक लेमैन को सब कुछ लगता है कि यहां तो कुछ है ही नहीं। अब जरा इधर चलिए, अरब सागर की तरफ। एक नेवी ऑफिसर की जान भी पहलगाम में गई है, और यह कहा जा रहा है कि इस बार असल में जब यह प्रतिशोध होगा तो पहला बार नेवी की तरफ से हो सकता है। अरब सागर में अलर्ट मोड पर नेवी बैटल ग्रुप, नेवी की ताकत से पाकिस्तान के छूटे पसीने। INS सूरत, ब्रह्मोस, ड्रिल्स और INS विक्रांत रेडी। तनाव के बीच में एक्स पर, जिसको आप ट्विटर नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेवी ने किया पोस्ट में नेवी का हैशटैग एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ, मतलब कभी भी, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयारी है यहां। और ये तैयारी असल में कहां कहां कैसी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इधर तो पाकिस्तान में, और अभी ये देखिए, फ्यूलिंग द मैरीटाइम माइट, नो मिशन टू डिस्टेंट, नो सी टू फार। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं मेजर आर्या? ये देखिए, दिस इज फुल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन नेवी,
और मुझे देख के तो बड़ी खुशी हो रही है। ये देखिए, फ्यूलिंग द मैरिटाइम माइट, दे आर फ्यूलिंग, दे आर आल्सो यूजिंग फ्यूल टू सप्लाई द अदर शिप्स एंड दीज आर एक्चुअली। आइए जरा इधर आइए और करीब से समझाइए और ये बताइए कि ये दिख क्या कह रहा है। वो रहा आपका प्रोब जिससे आप समझाएंगे। आप प्लीज उधर जाएं और बताएं कि ये तस्वीर एक लेमैन के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो दो शिप्स हैं, राइट, दीज टू शिप्स, दीज आर बैटल शिप्स, और ये भी आर्म्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके ऊपर और रडार और यंत्र एंड फ्यूलिंग, इसमें लिखा है साफ तौर पे फ्यूलिंग। तो फ्यूल का ये लोग फ्यूल कर रहे हैं, यानी कि लंबा अपना सी में ज्यादा देर तक ये ऑपरेशनल हो पाए, उसलिए नो मिशन टू डिस्टेंट, कितना भी दूर हो। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अरब सागर में है ये अरब सागर ही है। हालांकि वहां पाकिस्तान में ये प्रचार भी किया जा रहा है कि उन्होंने अपना जो जंगी बेड़ा भेजा था वो हमारे शिप्स को देखकर ऐसा हुआ कि वो कर्नाटक में कारवार उसका जो अपना डोमेस्टिक जहां पर जाकर वो खड़ा होता है वहां पर वापस भेज दिया गया। ये जो प्रचार भी उधर चल रहे हैं। देखिए साहब, यहां तक बोल दिया कि जो नदन आर्मी कमांडर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। लीजिए, ये देखिए साहब, नदन आर्मी कमांडर ने डर के मारे ये कह रहे हैं पाकिस्तानी रिजाइन कर दिया है। और जो तारड़ है उनका मंत्री, वो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लगाता है वो, और वो कहता है कि हमने इंडिया का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट में भारत लाखों रुपए डाल रहा है आतंकवाद करने के लिए। तो मैंने ट्वीट करा, मैंने बोला भैया टीडीएस वीडीएस काटे थे कि नहीं काटे थे प्रॉपर। आप ये समझ लीजिए कि भारत को कोई पाकिस्तानी आतंकवादी चाहिए और हम उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि वहां किस तरह झूठ बोलने की कोई इंतहा पाकिस्तान में नहीं होती। लेकिन इस जगह पर अगर आप क्लोज करें, ये कुल मिलाकर ये दिखाया जा रहा है कि जैसे मिड एयर फ्यूलिंग होती है जब फाइटर जेट्स जाते हैं, उसी तरीके से समंदर के बीच में अगर रिफ्यूलिंग होनी है तो ये देखिए, ये पाइप है और यहां पर जाकर ये इसका एंड दिखाई दे रहा है और यहां पर ये रिफ्यूलिंग हो रही है। इस बीच क्यों हो रहा है ये, और अरब सागर में भारत की भ्रुकुटियां टेढ़ी होने का मतलब क्या है, जरा उसको फ्लैश कीजिए और बहुत जल्दी से ये सिग्निफिकेंस भी आपको दिखाते हैं। ये तो आपने देख लिया कि कोई भी मिशन हमारे लिए बहुत दूर नहीं है और कोई भी समंदर हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं है, ये तो हमने दिखा दिया। और ये अब इस जगह पर आ जाइए मेजर आर्या, एक बार फिर से आप इधर आइए प्लीज। ये जो हम दिखा रहे हैं, ये क्या इन जगहों पर इस थ्रेट को ऐसे ही परसीव किया जा रहा है? देखिए, सबसे मतलब क्या 71 वाला डर फिर से लग रहा है इनको? नहीं, वो तो है ही, और रजिस्टर्ड टारगेट नेवी के उनमें से एक होगा ये। आप जरा इसको थोड़ा सा ब्रॉड करिए, थोड़ा सा बड़ा करिए इसको, तो मैं जाके आप आइए प्लीज, आप इधर आइए और इधर समझाइए। मैं इसको ऑपरेट करता हूं, आप बताइएगा कितना बड़ा रखना है कितना छोटा है। जी बताइए। जी, मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूं, ये लीजिए। बेहतर है, बिल्कुल बेहतर। ये देखिए साहब, ये जो हम लोग कहते हैं बिन कासिम पोर्ट, दिस इज एक्चुअली द पोर्ट। और ये जो दूर मैप पे दिख रहा है ना आपको, दूर नहीं है एक्चुअली, ये काफी पास है। और यहाँ पे टर्मिनल है, ये मेजर पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसका नाम है बिन कासिम पोर्ट। ये कराची का पोर्ट है। ठीक है जी। दूसरा पोर्ट इनका गवादर है, ये जो दिखाया जा रहा है गवादर पोर्ट, ये इनका दूसरा पोर्ट है जो चाइना ने बनाया है। और गवादर को लेकर कभी ये कहा जाता है कि हमको ऑफर किया गया था, क्या ये बात सच है? ग्वादर एक्चुअली ओमान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। हमें ऑफर करा बहुत पहले, 50s की बात है, तब हमने मना कर दिया कि हमें ग्वादर नहीं चाहिए, और ये पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान ने ले लिया। पहले हमें ऑफर करते। लीडरशिप किसकी थी वो आप बेहतर जानते हैं किसकी लीडरशिप थी 50 के दशक में। अब मैं क्या बताऊं आपको, आप तो जानते ही हैं, बेहतर जानते हैं। मुझे तो कुछ गुलाब का फूल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, चलिए जी, आगे चलते हैं। जी तो ये बात है। ये यहाँ पे, और ये जैसे ग्वादर और मैंने कराची पोर्ट बताया, ये अरब सागर है। जो आप बात कर रहे हैं ना रिफ्यूलिंग की, जो अभी हमने इसके पहले स्लाइड दिखाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि रिफ्यूलिंग इधर ही कहीं हो रही है इस इलाके में। और मतलब अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, क्योंकि हमने वो पोजीशन देख ली। अब ये आ गए हम, मतलब यहां कहीं पर तैनाती है जी। ये हाँ, अगर यहां पे कहीं इनकी तैनाती है, जो कि यहीं पे मतलब बनता है, तो इनका एम क्या हो सकता है? नंबर 1, अगर हम ब्लॉकेड करते हैं पाकिस्तान का, तो ग्वादर से लेकर कराची आपको पूरा इलाका ब्लॉकेड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे डाला। और जब कैरियर जाएगा तो कैरियर ग्रुप जाएगा, यानी कि सबमरीन जाएंगी, फ्रिगेट जाएंगी, मिसाइल बोट जाएंगी, डिस्ट्रॉयर जाएगा, एयरक्राफ्ट होते हैं, सारा तामझाम होता है कि इकोसिस्टम जाता है। यहां पे ये और दूसरे ये बताया जा रहा है, और श्रीवास्तव सर बता रहे थे, सर आपको भी मैं चाहूंगा यहां पर आए जरा प्लीज।
कि ये सबमरीन के बारे में तो स्थिति ये है, मेजर आप आ जाए अपनी जगह पर, सबमरीन के बारे में स्थिति तो ये है कि कोई जानता भी नहीं है कि उनकी तैनाती कहां है। बिल्कुल सही आपने कहा, अरिहंत और अरिघात न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर एज लॉन्ग एज दे विश। वो कहां पर है नेवल हेडक्वार्टर्स में भी किसी को पता नहीं रहता और कहीं पता नहीं रहता, तो उनके ऊपर, उनके सहारे वो नीचे हैं, ऊपर आपका पूरा फ्लीट है। और यहां पर जो ब्लॉकेड होगा तो उधर से पानी बंद जी, इधर से तेल बंद जी, और पानी बंद तो हुक्का बंद। ये जगह जो है सर, यहीं पर इनके कंटेनर टर्मिनल्स हैं ज्यादातर, यहीं से कहा जाता है 60 से 90% तक इनका कारोबार होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अगर ये बंद हो जाता है तो चीन क्या करेगा, क्या सप्लाई करेगा, किस चीज से लड़ोगे? हथियार आएगा, कितनी बार जहाज से हथियार आएगा, कितनी बार जहाज से हथियार आएगा, ये खबर देखिए आप अपनी जगह पर आइए सर। अरब सागर में भारतीय नौसेना के बेड़े से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और स्ट्रेटजी क्या है वो आपने देखा। अब अगर भारत इन तमाम जगहों पर किसी भी जगह पर जाकर उसकी गर्दन पकड़ सकता है, कॉलर पकड़ सकता है, तो क्या क्या हो सकता है? क्या ये अभी से कुछ दिखाई दे रहा है? इन बैठकों के बीच में क्या कुछ ऐसा है जो दिखाई दे रहा है कि इस जगह से पहला कुछ होता हुआ दिखाई देगा? क्या अगर आपको मतलब ये स्ट्रैटेजिक है, हो सकता है आप इसको डिस्कस ना करना चाहें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली किस जगह से कुछ चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं? कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको सच बताऊंगा, कोई भी फौजी आपको यह नहीं बोलेगा कि ऐसा होगा, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता। यह बात सच है, किसी को नहीं पता, क्योंकि जैसा सर ने बताया, सर ने क्या बताया, आईएनएस अरिहंत कहां है ये नेवल हेडक्वार्टर को नहीं पता। कुछ लोगों को पता है नेवल हेडक्वार्टर में, जैसे चीफ को पता होगा, या कुछ लोग होंगे जो उसके साथ इन्वॉल्व होंगे। तो ये चीजें इतनी खुफिया होती हैं कि मैं बोल दूं कि मेरा ये आइडिया है, वो फिर बात गलत हो जाएगी। नोबडी नोज व्हाट दे विल डू, बट दे विल डू इट ऑल ऑफ अ सडन। इट विल बी वायलेंट, इट विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट। ये जरूर बात है, इतना मैं गारंटी करता हूं। वायलेंट होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, मतलब ये कि अगर उधर से एक चींटी आ रही है तो इधर से एक हाथी भेजा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहां हमने आपको बताया स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती है, कराची के संदर्भ में स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। इस बार बहुत सारे लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद वो जगह कराची होगी। इस एंटिसिपेशन की वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान का मैक्सिमम जीडीपी कराची से आता है। अगर आप कराची को रोक देंगे, पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कमर टूट जाएगी। कराची तकरीबन 65% जीडीपी पाकिस्तान का देता है। एक शहर आपने कराची में लगा दिया ताला, यानी कि आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगा दिया ताला। इस नस को दबाने से पाकिस्तान की चीखें क्यों निकलेंगी? जरा देखिए, हमले की आशंका से पाकिस्तान में फूटा महंगाई बॉम्ब, आसमान पर पहुंची है खाने पीने की चीजों के दाम। पहले से ही हाल खराब था, ये और आटा गीला हो गया। लोगों ने राशन स्टोर करना शुरू कर दिया है। 1 किलो आटे की कीमत 110 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। 1 किलो चावल की कीमत 275, और वो भी मेरे को ये यकीन है कि वो मोटा वाला चावल होगा, 275 प्रति किलो। 1 किलो चीनी की कीमत 185। बड़ी चाय की बात करते हैं ना, लीजिए चीनी डालिए अपनी चाय में, या फिर अब डायबिटीज कंट्रोल कीजिए। ये पाकिस्तान का हाल है। वहां पेट्रोल और डीजल की कीमत 261 और 267 रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से चल रही है, और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया जो है वो 300 को पार करने वाला है, और ऊपर से कराची को हिंदुस्तान घूर रहा है। जी, अगर आपने कराची पे प्रेशर डाल दिया, ये एक्चुअली इनकी जगलर वेन जो कहते हैं ना, कश्मीर हमारी शाहरग है, इनकी शाहरग कराची है, और ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं है। वो जिन्ना ने कह दिया था अपने बचपने में कह दिया था कि कश्मीर शाहरग है, तो तब से जिन्ना की बात को रिपीट कर रहे हैं। इनकी एक्चुअल शाहरग जो है कश्मीर नहीं है, शाहरग इनकी कराची है, पैसा कराची से आता है। आप, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज वो भी तो बता दीजिए दर्शकों को, कौन जो इतनी जिन्ना करते हैं, कैसे एम्बुलेंस में जिन्ना पड़े रह गए थे, और वहीं एम्बुलेंस में ही प्राण पखेरु उड़ गए थे। पाकिस्तान कायदे आजम जिसको कैसे जिन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया था, वो भी तो बता दीजिए। नॉट ओनली जिन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया था, जब उसकी आखिरी सांसें गई थी, गाड़ी उसकी खराब हो गई, उसकी बहन फातिमा जिन्ना को भी मार दिया। ये बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। पर मैं ये जो बात कहना चाहता हूं आपसे, जिनको नहीं पता है, मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि अगर कहीं पठानों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसी शहर में पाकिस्तान में, वो क्वेटा में नहीं है, वो पेशावर में नहीं है, वो कराची में है। और आपको पता है कि पठानों को पकड़ पकड़ के निकाल के लोग अफगानिस्तान वापस भेज रहे हैं, और आप पता है कि उनकी लड़ाई अब डायरेक्टली पाकिस्तान स्टेट से हो रही है।
कुछ भी हो सकता है, जब प्रेशर आएगा कुछ भी हो सकता है। और पठानों का 1000 साल से ज्यादा का इतिहास है कि हथियार उठाने में नंबर 1 है ये लोग। और पठानों के बारे में तो एक और बात सर्वविदित है, हालांकि वो इतनी सर्वविदित है कि उसका मेंशन करना आवश्यक नहीं। अगर भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ तो पाकिस्तान में 78 साल का सबसे बड़ा आर्थिक संकट, एक तो पानी रोक, इधर पानी कभी अचानक छोड़ दे रहा है भारत, कभी रोकने वाली बात है, उधर जो खेती बाड़ी है उसका हाल ये, और इधर जो कंटेनर टर्मिनल है उनका हाल क्या होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा आर्थिक संकट आ जाएगा। कर्ज के दलदल में पहले से ही फंसे पाकिस्तान का कितना बुरा हाल होगा ये भी आप देख लीजिए। क्या होगा अगर ये वॉर शुरू हो गया तो पहले ही पाकिस्तान, जिसको कटोरिस्तान भी कहा जाता है, कंगालिस्तान भी कहा जाता है, अब हाल क्या होगा होने वाला है उसका। नहीं देखिए, पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। अच्छा, कोई दे देगा कर्ज बीच में आगे, लो जीवित रहो, खाते रहो। ये पैर नहीं छोड़ते ना, आप समझिए, कोई देना नहीं चाहता, पैर नहीं छोड़ते। आपके पैर पकड़ लिए दिनेश, इन लोगों ने ऐसे पैर पकड़ लिए कि नहीं दिनेश भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या कर लेंगे आप? अच्छा, वो जो रास्ते में कई बार ऐसे बेगर्स मिलते हैं जो कार ठका के, और कई बार ऐसा लगता है कि उनसे उधार लिया हुआ है, दौड़ते हैं कार के साथ साथ कि लेके वो वाले भिखारी हैं। अभी देखिए पहलगाम में अटैक हुआ, भारत ने बोला, क्या मोदी जी ने बोला कि छोड़ेंगे नहीं, ये सीधा पहुंचे बीजिंग पहुंचने के बाद बीजिंग से बोला कि हमें कुछ और करेंसी स्वैप कर रही है। तो इन्होंने बोला कि 1.4 बिलियन उससे पकड़े, अब ये IMF से दोबारा बात कर रहे हैं। ये एक भिखारी, ऐसा नहीं है पाकिस्तान भीख मांगता है कि एक समय पे एक बंदे से भीख मांगे, नहीं, इसके 4-5 जगह भीख मांगता है, कहीं 2-3 जगह से निकल जाए, कहीं तो किसी जगह से भीख मिल जाए। क्या कहा गया जरा ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, हालांकि वहां इस समय वो मुंह में वो बीमारी हो जाना जिसको कहते हैं कि आपको डायरिया हो जाना, असल में मुंह की तरफ से, वो वाली स्थिति हो गई है। देखिए जरा क्या कहा जा रहा है। हम खाम में रिटेलिएशन करने के हक में नहीं है। अब हमारी इकोनॉमी अभी कुछ खड़ी हुई है, हम इसको आगे लेके जाना है, लेकिन ये नहीं हो सकता। कौमों की डिग्निटी, ऑनर डज नॉट वारंट कि अगर कोई एस्केलेटिव मूव हुई और हम खामोश बैठे रहेंगे। नो वे। फिर वो लॉ नफे नुकसान नहीं आता उस सूरत में या उस सिचुएशन में। तो ये हमने अपने तमाम दोस्तों साथियों को समझाया। और आप जरा ये देख लीजिए कि ये तो जो होगा वो ऐसा होगा कि फिर उसके बाद कोई उठने का सवाल नहीं है पाकिस्तान का। इकोनॉमिकली कहीं से अगर उधार मिल गया, किसी ने दे दिया, कह रहे हैं पैर नहीं छोड़ता, अगर किसी ने अपने पैर की चिंता करते हुए कुछ दे दिया कटोरे में तो बात अलग है। लेकिन अब ये देखिए कि इधर क्या चल रहा था हिंदुस्तान में, कितने सारे बांग्लादेशी यहां ऐसे रह रहे हैं जैसे यहां रहना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कितने सारे पाकिस्तानी यहां ऐसे रह रहे हैं जिनको अभी तक बताया जा रहा था। आज डेडलाइन, सर विक्रम सर, अब मैं आपके उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि डेडलाइन आज समाप्त हो चुकी है, तब भी पकड़ के भेजना पड़ रहा है। भेजना तो पड़ेगा ही। आपकी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख है और 4 करोड़ बांग्लादेशी हम पाले बैठे हैं। मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया से डेढ़ा पूरा भारत पाले हुए, जो एक पैसा न टैक्स देता है न एक पैसा किसी तरीके की कोई कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन छाती पे मूंग डल रहा बराबर। कहीं भी दंगा होता है, सबसे पहले हम संविधान को नहीं मानता है। सबसे पहले तो हम ये कर लें, जो संविधान नहीं मानता है उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको चिन्हित करके उनसे शपथ, आप संविधान मानते हैं या नहीं मानते। नहीं मानते हैं तो आपके वोटिंग राइट और सिटीजनशिप तमाम समाप्त और सरकारी सुविधाएं समाप्त। इस देश को आज निर्णय लेना होगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम अहमदाबाद में कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं, वहां तालाब के किनारे पूरी बस्ती बसा ली भाई लोगों ने, और वहां एक गया, वो अपने आप को लल्ला बिहारी कहता है, उसने जाके वहां लोगों को बसाना शुरू कर दिया, आओ यहां पे रहो, और वो इतने दिनों तक रहते। ये कार्रवाई हुई ठीक है, लेकिन आप इसको, अब एक एडमिनिस्ट्रेटर आप रहे हैं, ये चीजें जब हो रही होती हैं, व्हाई डोंट वी निप इन द बड सर? वी शुड हैव क्रश्ड इट इन द बड। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बिल्कुल सने हुए इस भ्रष्टाचार में। ISI का 25 साल का प्लान था जो कि 1989 से शुरू हुआ। पूरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने मदरसे मस्जिद बनवाए। मैं इनको मदरसे मस्जिद, मैं इनको कंट्रोल कमांड सेंटर्स कहता हूं। बांग्लादेश से नेपाल के जरिए कहीं आया, वहां रहा, ब्रीफिंग हुई, कागज बने और उसको दूसरे अड्डे पे पहुंचाया, फिर रिहेबिलिटेशन कराया। और हमारे राजनेता कहते हैं कि हर ऐसे इलाके में 25-30 बसा दो, हमारी जीत निश्चित। आप, मैंने कहा ना, आप ट्रेन से जाए, दोनों तरफ बांग्लादेशी हमारे नेताओं ने बसाए। जब घर का चिराग ही घर में आग जलाएगा तो किसको कहा जाए? इन स्वार्थी राजनेताओं ने देश को नीलाम कर दिया अपनी स्वार्थ सिद्धि में। हमारा जो उत्तराखंड है, देवभूमि है, वहां पे निरे बांग्लादेशी और बसा दिए वहां के स्वार्थी राजनेताओं ने पिछली सरकारों में। गौरव आर्या साहब ने तो नहीं दिया। उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी सर, अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ बातचीत में, कि हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि किले के दरवाजे भीतर से खोले गए हैं, भीतर से खोलने वाले लोगों को चिन्हित करके उनको हम
पनिश करने का काम कब करेंगे? जरा ये प्ले कीजिए और देखिए कि हिंदुस्तान ने कैसे इसको समझा है। पहले तो ये समस्या समझ में ही नहीं आती थी, ये समस्या है भी, ये समझ में नहीं आता था। हिंदुस्तान ने इसको समझना शुरू किया है। अब उस जगह पर जहां असल में घाव नासूर में बदलने लगा था, उस जगह पर मरहम पट्टी हो रही है। लेकिन ये घाव कब तक रिश्ता रहेगा, कब ठीक होगा? भारत में कितने रोहिंग्या रिफ्यूजी? ये राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से 2017 में कहा गया 40,000 से ज्यादा अवैध रोहिंग्या। और मुझको तो लगता है गौरव की ये भी कंजर्वेटिव है, सरकारी है। जी बिल्कुल। 2016 में किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट में बताया था कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। और जिन लोगों को ना पता हो, 1971 की लड़ाई का मुख्य कारण भी यही रेफ्यूजी थे। और तब से क्या हुआ था वो, अगर वो बता सके? बात यह है कि जब वहां पे पाकिस्तान का टॉर्चर शुरू हुआ और पाकिस्तान ने टाइट करना शुरू करा, ऑपरेशन सर्चलाइट तो बाद में हुआ था, शुरू करना वहां पे हुआ, तो ये लोग भाग के इंडिया आ गए। और इंडिया इतने ज्यादा आ गए, करोड़ से ज्यादा, तब पता लगा कि भाई हमारी इकोनॉमी उस समय इतनी मजबूत थी नहीं, तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती। तो मजबूरन भारत को फिर जब पाकिस्तान ने अटैक करा, ऑपरेशन चंगेज खान के तहत एयर स्ट्राइक करी हमारी एयरफील्ड्स में, तब भारत को रिटेलिएट करना पड़ा। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि दे वर ऑलमोस्ट टेकिंग ओवर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये बिल्कुल आए और वहां पे फैल गए। ये जो शरणार्थी और घुसपैठी, और उस समय भी ये कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी शायद ये कहते हैं कि नहीं, जो शरण में है, जो घर पे है, ठीक है, नहीं उसको रहने दीजिए। लेकिन इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया। उस समय क्या सवाल जवाब हुए थे, बहुत ब्रीफली ये देखिए। The refugees are still coming over and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? We can't sustain it now longer. It's now for some months it really has been something that's, water going higher and higher. What are you going to do about it? Something will have to be done. One thing I must say, that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. Would you have necessarily put them back by force? Well, I'm not jumping bridges before I come to them, but I'm only sure of this, that they have to go back. और ये तो तब शरणार्थियों के संदर्भ में कहा जा रहा है, अब तो घुसपैठिए और उनको यहां पर उनको आधार मुहैया कराने वाले, दूसरे डॉक्यूमेंट कराने वाले, मुहैया कराने वाले लोग। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मिस्टर विक्रम सिंह इज हियर, वो बेहतर बताएंगे। आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत, ये मैं आपकी ऑडियंस को बोल रहा हूं जो अभी देख रहे हैं प्रोग्राम, आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत रहिएगा। अगर आपको भारत के किसी भी सूबे में, किसी भी स्टेट में जी आपको ये दिख जाए कि एक जो मेंबर ऑफ, ये जो आपका एमएलए होता है, चाहे नोएडा ही क्यों ना हो, एक एमएलए आपका बांग्लादेशी मूल का बन गया और उसको इलेक्ट कर दिया, इतने वॉल्यूम में ये लोग आ रहे हैं और एक साथ रहते हैं, हर जगह एक साथ वोट देते हैं। अब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय की बात है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद हो सकता है नोएडा का एक एमएलए आपका बांग्लादेशी आ जाए और फिर आप क्या करें। लेकिन जब बीच में हम ये देखते हैं सर, इसको लेकर जो फुटबॉल होती है, उधर से कह दिया जाता है कि देखिए बॉर्डर की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो समझे, और उधर से कह दिया जाता है कि भाई इसको पूरी तरीके से, बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर देना तो मुमकिन नहीं, इधर आने वालों को फिर कौन ये डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराता है? ये जो फुटबॉल चल रहा होता है, ये जो टोपी ट्रांसफर चल रहा होता है, इसका इलाज क्या है? दिनेश जी, ये अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की पराकाष्ठा है। सबकी जिम्मेदारी, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता। अमेरिका ले ले, कहीं ले ले, लेकिन ये कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तब करें। कानून ऐसा कोई आपको छूट नहीं देता है कि इन्फिल्ट्रेटर आए और आप कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं। केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों अपने कर्तव्य के प्रति। मैं समझता हूं जो टॉप गियर में जाना चाहिए था, अब नहीं गए। अब मैं एक मेजर गौरव साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। हमने उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिए, प्राइमरी स्कूल दिए, हमने ब्लॉक ऑफिस दिए, पानी की टंकी दिए। हम तो उनको बिल्कुल अपने अतिथि जैसे मालूम पड़ता, बारात आई है वो सेवा कर रहे हैं। आप आधार और पैन कार्ड बनाने देख लीजिए, और इनके बन जाते हैं सेकंडों में, और एक के 4-4 बनते हैं। ये जो है ट्रेजेडी है, जो हमारी प्रशासनिक, ये चीज जो है चिंता और दुख का विषय है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमारे 50,000 के करीब एक कंजर्वेटिव वोट बैंक, कैप्टिव वोट बैंक बन जाए, जैसे हम आज जीवन। वोट बैंक की राजनीति से आगे निकलना पड़ेगा। प्रतिशोध अगर सही मायनों में पूरा लेना है। और इस बीच देखिए, बॉर्डर पर राफेल की घटना से सहमा पाकिस्तान जुटा रहा है जंग लड़ने का सामान, जुटा रहा है। जुटा कितना पाएगा? JF-17 में मिसाइल्स अपग्रेड की जा रही हैं। PL-10 की जगह PL-15 मिसाइल से अपग्रेड किया जा रहा है। चीन की लॉन्ग रेंज मिसाइल बताई जा रही है PL-15।
PL-15, ये PL-15 अचानक कहा जा रहा है कि चाइना ने अचानक रातों रात पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तान अब इन्हें अपने यहां फाइटर जेट्स में लगा रहा है। क्या ये इंटीग्रेशन इतना आसान होता है? क्या ये PL-15 वाकई कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर चिंता की जानी चाहिए? एयर वाइस मार्शल हमारे साथ मौजूद है। सर, ये PL-15 ये दिखाने का थप्पड़ है, मारने का थप्पड़ है, ये क्या है? ये दिनेश, दिखाने का थप्पड़ ज्यादा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि किसी भी मिसाइल को लेकर के उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक तरह का मेंटेनेंस, एक तरह का फायरिंग और एक तरह का कंपैटिबिलिटी चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं कि PL-10 था और PL-15 आया है तो ये थोड़ा आसान होना चाहिए, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा। इन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, और इसका दाम इतना ज्यादा है, कितने करोगे ये? नहीं तो क्या ये जो आयरन ब्रदर है ऐसे ही नहीं दे रहा मदद के लिए? मदद के लिए कौन किसको क्या देता है? वो भी ऐसा तो ये पाकिस्तान पैसे कहां से देगा? पाकिस्तान पैसे नहीं, पाकिस्तान अपनी सड़कें देगा, अपने एयरपोर्ट देगा, अपने रेलवे स्टेशन देगा, अपने आप को गिरवी रखेगा, अपने आप को बेचेगा। पाकिस्तान के पास पैसे तो है ही नहीं देने के लिए। ये कहां पैसे की बात कर रहे हैं आप? ये जरा देखिए, पाकिस्तान की मिसाइल को उड़ाने के लिए रफाल तैयार है। रफाल लॉन्ग रेंज मिसाइल मेटियोर से लैस। रफाल में लगी मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर, आवाज की गति से 4 गुना तेज, मैक 4 मेटियोर। ये मेटियोर हमारी, और अगर उधर PL-15 की बात की भी जा रही है जिसका इंटीग्रेशन मुश्किल है, जिसके साथ कोई प्रैक्टिस नहीं की गई है और चाइना का माल है, चल जाए तो चांद तक नहीं तो रात तक, तो उसका हाल ये मेटियोर के मुकाबले कहां है? मेटियोर के मामले देखिए, मेटियोर का जो है क्वालिटेटिवली रगेड है, बहुत टेस्टेड है वॉर एरिया में, और इसका 60 नॉटिकल माइल्स का अश्योर्ड रेडियस है किल का, अश्योर्ड, जो हर मिसाइल नहीं देती है। रेंज तो इसकी ज्यादा है 200 तक, लेकिन अगर आप 60 के अंदर आ गए और मैंने दाग दिया तो आप बचेंगे नहीं। तो ये बात ये जाननी चाहिए। और जहां तक ये भी देख लीजिए सर, पाकिस्तान में तबाही के लिए हिंद का ब्रह्मास्त्र तैयार। S-400 मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान में खौफ। 400 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल गिराने की क्षमता, एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकता है ये सिस्टम। ये जो आयरन डोम या शील्डिंग की बात की जाती है, हमारी कैपेबिलिटी और उनकी कैपेबिलिटी कंपैरिजन क्या है? किसके? हमारे पाकिस्तान में? हाँ, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हमने थोड़े समय पहले एक कहते हैं कोट अनकोट गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गई थी, आपने सुना होगा केस। अब इंडिया ने बोला सॉरी हमसे गलती हो गई, वो गई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में 3 मिनट तक उड़ती रही ब्रह्मोस मिसाइल, और मियां चन्नू एक जगह वहां पे जाके गिरी। पाकिस्तान भी देखता रहा मिसाइल को, पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और मिसाइल वो लैंड कर गई। अगर उसी में वॉरहेड होता, प्रॉपर एक्टिव वॉरहेड, तो खेल कर देती। वहां का ब्रह्मोस थी वो, लेकिन वो खाली थी, पाकिस्तान नहीं पकड़ पाया। और मुझे लगता है होना हो ये प्रोब हो सकता है, ये प्रोब हो, ये देखने के लिए हो कि आपके यहां से अगर हमारा कोई परिंदा उड़कर गया तो आप पकड़ पाएंगे क्या सर? ये पाकिस्तान के लिए जिल्लत की न जाने कितनी दास्तानें हैं जी। लेकिन कुछ ऐसा जो आज गौरव गाथा में आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। देखिए, बहुत एक बेहतरीन किस्सा है, जैसे आप कहते हैं ना छुपाते हैं पाकिस्तानी, तो पूरा जज्बे के साथ ही अपने आप को जज्बे वाली कौम कहते हैं, तो इन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी जज्बे के साथ कि इस बार तो हिंदू काफिरों को मार ही देंगे। अच्छा हुआ ये सब कि डॉन न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, जो कि सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसने 15 तारीख को खबर छापी, 16 को सरेंडर हुआ था, 15 को खबर छापी कि अब जीत बहुत करीब है। हम जीतने वाले हैं। और वहां पे क्या हुआ कि जो उनका याह्या खान, उस समय उनका प्रेसिडेंट था और आर्मी का जनरल था, याह्या खान को उसका स्टाफ ऑफिसर बोल रहा था सर कमरा खोलिए, वो अंदर पार्टी कर रहा था, वो पार्टी कर रहा था, उसने कमरा नहीं खोला, और जब कमरा खोला तो उसने बोला क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो 3 दिन से? कह रहे साहब ढाका गिर गया। तब उसको पता लगा कि गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, वहां पे सरेंडर साइन हो चुका है। ये पाकिस्तान की जो ये छुपाते हैं ना, ये सब झूठ बोलते हैं, इनकी असलियत वही डॉन न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल है, क्लिप है, जिसमें यह था कि साहब लड़ेंगे काफिरों के साथ, जब तक जान में जान है बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे सबको। ये है वो देश जो डॉन और डॉन के सहारे चलता है, उसकी हकीकत क्या है वो आपके सामने हमने रखी। लेकिन पाकिस्तान के मतलब की एक बात उसको मैं बता देता हूं, मेजर, बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। प्रतिशोध में आज के लिए इतना ही।